नमस्कार साथियों, IMA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस क्लास में PYQ की सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज कि विगत परीक्षाओं में किस किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं। तो उन प्रश्नों के बाद चर्चाएं चल रही हैं। इसके अंतर्गत हमने अनुपात समानुपात का एक चैप्टर पूरा कर लिया, LCM HCF का भी पूरा कर लिया, औसत भी कंप्लीट कर लिया और कल की क्लास में मैंने आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड भिन्न से संबंधित सारे प्रश्न बताए थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा जो नया चैप्टर रहेगा वो रहेगा परसेंटेज यानी प्रतिशत। आज हम प्रतिशत से संबंधित पिछले विगत परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हम चैप्टर वाइज चलेंगे, इसमें जिस चैप्टर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसी क्रम में आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा परसेंटेज, प्रतिशत। तो बात करते हैं प्रतिशत की। तो फटाफट आ जाइए सभी साथी और एक बार सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। और आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न देखिए क्या रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पटवार 2011 में और पटवार प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है कि हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा यानी फेल हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था। परीक्षा का पूर्णांक क्या था मतलब परीक्षा कुल कितने अंकों की थी ये आपको बताना है। प्रश्न क्या कह रहा है, हरि ने परीक्षा में पास होने के लिए हरि को क्या नंबर चाहिए थे, 36%। और प्रश्न क्या कह रहा है कि इस हरि ने 24% अंक प्राप्त भी कर लिए। कितने प्राप्त कर लिए हैं, 24%। और प्रश्न कह रहा है कि 9 अंकों से वह फेल हो गया। तो बताइए पूर्णांक क्या था। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मैंने बहुत ही सिंपल सी अप्रोच बता रखी है, बहुत ही सामान्य सी अप्रोच बता रखी है। और मैंने वो सिंपल सी अप्रोच क्या बताई थी, किसी भी परीक्षा का पूर्णांक उत्तीर्णांक जो होता है, देखिए यहाँ एक शब्द आता है उत्तीर्णांक। अब ये उत्तीर्णांक क्या होता है, उत्तीर्णांक का मतलब होता है पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक। एक होता है प्राप्तांक। अब ये प्राप्तांक क्या होता है, प्राप्तांक होता है किसी भी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए। और एक होता है अनुत्तीर्णांक यानी फेल। क्या होता है, फेल अंक यानी विद्यार्थी कितने अंकों से फेल हो गया, फेल अंक। यहाँ मैंने आपको एक सिंपल सी अप्रोच बताई थी कि किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए जो अंक चाहिए, न्यूनतम अंक चाहिए, उसको उत्तीर्णांक कहते हैं। किसी भी विद्यार्थी ने जितने अंक प्राप्त किए हैं वो प्राप्तांक होते हैं और जितने अंकों से फेल हो गए वो फेल अंक हैं। अब सपोज कीजिए कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको पास होने के लिए 36 नंबर चाहिए। आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, आपको पास होने के लिए 36 नंबर चाहिए। और सपोज कीजिए कि आपने 20 नंबर ले लिए, तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा, 36 अंक चाहिए थे, आपने मात्र 20 अंक लिए, तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा, फेल हो जाओगे। फेल कितने अंकों से हो गए, 16 से, क्योंकि 16 कम रह गए। 36 चाहिए थे, आपने 20 ऑब्टेन किए हैं और 16 से आप क्या हो गए, फेल हो गए। अब जरा गौर से देखिए, अगर मैं 20 में ये 16 जोड़ दूं तो इनका योग कितना होता है, क्या 36 के बराबर होता है, क्या बिल्कुल होता है। तो यहां से हमारे पास एक अप्रोच बनती है, वो क्या, किसी भी परीक्षा का उत्तीर्णांक जो होता है वो प्राप्तांक और फेल अंकों के योग के सदैव बराबर होता है। ये याद रखें, किसी भी परीक्षा का उत्तीर्णांक जो होता है वो उस परीक्षा में प्राप्तांक और फेल अंकों के योग के बराबर होता है। अगर ये बात आपको पता है तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इस अप्रोच से उसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए, जो वैल्यूज दे रखी है वो यहां पुट कर दीजिए और इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर दो। प्रश्न ने कहा परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, यानी उत्तीर्णांक कितना है, 36%। और विद्यार्थी ने प्राप्त कितने किए, 24%। प्राप्तांक कितना है, 24%। और वह फेल कितने से हो गया, 9 अंकों से। फेल कितने से हो गया, 9 अंकों से। कैलकुलेशन कर दो, प्रतिशत वाली संख्याओं को एक तरफ कर दो और बाकी संख्याओं को एक तरफ। इस 24% को बराबर से इधर भेज दो। यहाँ 36% है, ये प्लस का 24 इधर जाएगा तो माइनस का बराबर 9। 36 में से 24 घटाइए, 36 में से 24 घटाओगे तो 12% बराबर 9। 12% का मान आ गया 9, तुरंत 1% का मान निकाल लो, 9/12। 3 से कट कर दो, 3 तिये 9 और 4 तिये 12। ये लो 1% का मान कितना आ गया, 3/4। जैसे ही आपको किसी भी प्रश्न में 1% का मान मिल जाए
आप उस प्रश्न में कितने भी प्रतिशत की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कितने भी प्रतिशत का मान ज्ञात कर सकते हो। हमें 1% का मान मिल गया। इस परीक्षा में 1% का जो मान था, जो वैल्यू थी, वो कितना था? 3/4। हमें क्या चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, कुल अंक। परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? और कोई भी परीक्षा होती है वो अपने आप में 100% अंकों की होती है। तो हमें पूर्णांक चाहिए, और पूर्णांक चाहिए तो इसका मतलब 100% का मान चाहिए। जब भी पूर्णांक पूछा जाए तो इसका मतलब है 100% का मान पूछा जा रहा है। 1% का मान 3/4 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 3/4 को 100 से गुणा कर दो। 25 चौके 100 और 25 तिया 75। तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 75। उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 75 अंक। 100% का मान यहाँ पे कितना आ गया है? 75 अंक। तो परीक्षा का पूर्णांक जो था वो 75 अंक था। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? 75 अंकों की थी। तो आपको अगर कहीं पर भी पूर्णांक पूछा जाए तो पूर्णांक का मतलब है 100% का मान ज्ञात करना, 100% का मान ज्ञात करना। और ये 100% का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको 1% का मान निकालना है। जैसे ही 1% का मान आ जाए, आप किसी से भी गुणा कर दो, उतने ही प्रतिशत का मान आ जाएगा। हमें 1% का मान मिल गया, हमें 100 का मान चाहिए, तो 1% के मान को 100 से गुणा कर दिया ताकि 100% का मान आ जाए। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दें, और जो विद्यार्थी नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न देखिए, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर हो x प्लस वाई के 30% के, तो y x का कितना प्रतिशत है? देखिए पहले तो यहाँ पे y और x की वैल्यू फाइंड करो, x और y का मान ज्ञात करो। x और y का अगर मान आ जाए तो हम प्रतिशत ज्ञात कर देंगे। कैसे? प्रश्न ने कहा x माइनस वाई, इसका 50% ये बराबर है किसके? x प्लस वाई के 30% के, 30% के। अब प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 लिखते हैं। 100 से 100 दोनों तरफ कट जाएगा, तो हम प्रतिशत से प्रतिशत को ही काट देते हैं। हम प्रतिशत से प्रतिशत को काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं। सॉल्व कर लो, 5 का इन दोनों से गुणा कर लो, 5x माइनस 5y बराबर 3 का इन दोनों से गुणा कर लो, 3x प्लस 3y। x वाली संख्याओं को एक तरफ कर दो और y वाली संख्याओं को एक तरफ कर दो। यहां बैठा है 5x, ये प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का, बराबर ये रह गया 3y, ये माइनस का 5y इधर जाएगा तो प्लस का 5y। सॉल्व कर दो, 5x में से 3x घटाओ 2x, 3y और 5y 8y। हमारे पास आ गया 2x बराबर 8y। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बात हमने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ी है, अनुपात समानुपात में पढ़ी है, कि जब संख्याएं गुणा में होती हैं तो उनके अनुपात उल्टे होते हैं। तो यहाँ x और y की वैल्यू फाइंड कर लो, x और y का मान ज्ञात कर लो। x और y का जो अनुपात आएगा अपोजिट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8:2। काट के छोटा कर दो, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, तो x और y का मान आ गया 4:1। यानी अगर x 4 होगा तो y 1 होगा, x अगर 4 होगा तो y कितना होगा? 1 होगा। अब प्रश्न ने क्या पूछा है? y x का कितना प्रतिशत है, यानी 1 4 का कितना प्रतिशत है। तो कौन किसका कितना प्रतिशत है ये ज्ञात करना मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। कौन किसका कितना प्रतिशत है, तो जिसके साथ का लगा होता है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे रखते हैं, जिसका प्रतिशत ज्ञात करना है उसको ऊपर, और गुणा में 100 लगाते हैं। तो प्रश्न ने कहा y x का, तो x का यानी 4 का, y यानी 1 4 का कितना प्रतिशत है, तो मान प्रतिशत में चाहिए तो गुणा में 100 लगा दो, 4 एकम 4 25 चौका 100, तो आंसर कितना आ जाएगा? 25%। y x का कितना प्रतिशत है? 25% है। ये आपका उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर 2। y जो है वो x का कितना प्रतिशत है? 25% है। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? 130 का x प्रतिशत बराबर 11.7 हो तो x का मान ज्ञात करो। देखिए 130 का x प्रतिशत, तो 130 का x प्रतिशत, प्रतिशत का निशान हटाने के लिए बटा में 100 लगा दो, ये 11.7 है। हमें चाहिए x का मान, 0 से 0 काट दो, 10 को बराबर से उधर भेज दो, 13 गुणा x बराबर 11.7 इंटू 10, तो 13 को भी उधर भेज दो। ये 11.7 का 10 से गुणा करोगे तो 117 बटा ये 13 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में,
और 117 में 13 का भाग दोगे तो 13 निमा 117। एक्स का मान कितना आ गया 9। एक्स का मान कितना आ गया 9। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर है। आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे? प्रश्न ने कहा 130 का x प्रतिशत 11.7 है, तो x का मान याद कीजिए, यानी कौन किसका कितना प्रतिशत है। प्रश्न ये कह रहा है 130 का x प्रतिशत 11.7 है, तो बताइए x का मान क्या है। तो आपको बताना है 11.7 जो है वो x का कितना, 130 का कितना प्रतिशत है। तो सीधा 11.7 बटा 130 और गुणा में 100 ऐसे लिख सकते थे। 0 से 0 काट दो, पॉइंट हटाने के लिए बटा में 10 लगा दो, पॉइंट हट जाएगा। 0 से 0 काट दो, 117 में 13 का भाग दोगे तो 9। कौन किसका कितना प्रतिशत है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। आप ऐसे करना चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात, कर लोगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्न देखिए, ये वीडियो 2021 में भी पूछा गया है और पटवारी 2011 में भी पूछा गया है। एक के प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या है। देखिए, मैंने कमी और वृद्धि से संबंधित 4 पॉइंट आपको बताए हैं। उन 4 पॉइंट में पहला पॉइंट ये था कि वृद्धि देखकर अगर कमी पूछे तो कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा ये था कि कमी देके वृद्धि पूछे तो कैसे ज्ञात करते हैं। तीसरा ये था कि वृद्धि और कमी दोनों समान आ जाए तो अंतिम परिणाम में क्या होता है। अब यहाँ देखिए, लंबाई में वृद्धि कितने की है 20% की, और चौड़ाई में कमी कितने की है 20% की। वृद्धि भी 20 की है और कमी भी 20 की है। इंक्रीज भी 20% है और डिक्रीज भी 20% है। जब कमी और वृद्धि दोनों समान आ जाए तो हम जानते हैं अंतिम परिणाम में सदैव कमी होती है। लास्ट रिजल्ट जो होता है वो हमेशा डिक्रीज होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो हमें पता है वृद्धि और कमी दोनों समान आई है तो अंतिम परिणाम में क्या होगा, कमी होगी। और कमी होगी कितनी, n² बटा 100। ये डायरेक्ट अप्रोच बता रखी थी मैंने। n का मतलब क्या है, जितने की कमी और वृद्धि दे रखी है वो n है। तो कमी वृद्धि कितने की है 20, तो 20 का स्क्वायर बटा 100। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। 400 में 100 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा 4%। उत्तर कितना आ गया 4%। तो क्या हो जाएगा 4% की कमी। ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल सही उत्तर। तो 4% की क्या हो जाएगी कमी। एक बात तो तय है कि जब वृद्धि और कमी दोनों समान हो तो हमेशा कमी ही होती है। कितने की होगी, तो n² बटा 100। n का मतलब जो कमी और वृद्धि आपको दे रखी है वो n है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, तेल के कर में, यानी ऑयल है उसके टैक्स में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, इंक्रीज कर दिया जाता है 20%, 20%। तो तेल के कर में 20% की वृद्धि कर दी गई। वृद्धि के कारण, इंक्रीज होने के कारण खपत में 20% की कमी हो गई। तो बताइए खर्च में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई। अब देखिए, मैंने कहा था जहां कहीं भी किसी भी प्रश्न में वृद्धि और कमी दोनों समान आ जाए तो प्रश्न चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे किसी वस्तु का मूल्य हो, चाहे किसी संख्या का मान हो, चाहे किसी व्यक्ति का वेतन हो, चाहे किसी व्यक्ति का वजन हो, चाहे दुकानदार के खिलौने हो, चाहे आयतवर्ग की लंबाई चौड़ाइयाँ हों, चाहे प्रश्न कैसा भी आ जाए, आपको वृद्धि और कमी समान दिखाई दे जाए तो अंतिम परिणाम में हमेशा कमी होगी, ये याद रखना। वृद्धि कितने की 20 की, इंक्रीज कितना 20%, और डिक्रीज कितना, कमी कितने की 20% की। तो अंतिम परिणाम में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कमी होगी कितनी, n² बटा 100। n का मान 20, तो 20 का स्क्वायर बटा 100। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। 400 बटा 100, 400 में 100 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 4%। तो क्या आंसर आएगा 4% की कमी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये छोटी छोटी अप्रोचेज हैं, साधारण अप्रोचेज हैं। इन साधारण अप्रोचेज को अगर सीखना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसे ही आगे मैं पूरे सिलेबस की क्लासेस लेके आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेंगे और क्लास ज्वाइन कर सकते हो आप, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी यूट्यूब पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। किसी संख्या के 65% एवं उसी संख्या के 35% का अंतर 22.20 है तो उस संख्या का 50% क्या है। वीडियो 2021 में पूछा गया प्रश्न है और प्रतिशत में यूनिटरी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये एक नियम का प्रश्न है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न, किसी संख्या के 65%, तो ये लो 65%, और इसी संख्या के 35% का अंतर, तो 35% का अंतर, अंतर का मतलब डिफरेंस माइनस कर दो,
65% और 35% का अंतर जो है वो 22.20 होना चाहिए। तो बराबर में कितना होना चाहिए? 22.20। सॉल्व कर लो। 65 में से 35 घटाओ, वास्तव में इन दोनों का अंतर कितना है? तो 30%। और 30% का मान कितना है? 22.20। तुरंत 1% का मान निकाल लो। 1% का मान कितना हो जाएगा? 22.20 बटा 30। पॉइंट हटाने के लिए बटा में 100 लगा दो, 0 से 0 कट जाएगा। 222 में 3 का भाग दे दो, या ये 0 काट दो 30 वाली। 222 में 3 का भाग दे दोगे तो 7 या 21, 4 12, 74 बटा 100। आंसर कितना आ गया? 74 बटा 100। ये किसका मान आ गया? 1% का। हमें किसका मान चाहिए? 50% का मान चाहिए। किसका चाहिए? 50% का। अगर आपके पास किसी भी संख्या के 1% का मान है तो आप उसका कितना भी प्रतिशत ज्ञात कर सकते हो। इसके लिए क्या करोगे? 1% के मान को किसी से भी गुणा कर दो, उसी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको चाहिए 50% तो 1% का मान कितना है? 74 बटा 100। हमें 50 की वैल्यू चाहिए, 50 का मान चाहिए, तो 50 से गुणा कर दो। 50 से गुणा कर दो, सॉल्व कर दो। 0 से 0 काटो, 50 5 दूनी 10। 0 से 0 काट दिया दोनों का, 5 दूनी 10। 74 में 2 का भाग दे दो, 37। तो इस संख्या का 50% कितना होगा? 37। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर। वीडियो में पूछा गया प्रश्न है, और वीडियो में पूछा कब है? ये 2021 को, शिफ्ट सेकंड में। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ रही होगी बात। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः +30% और -20% का परिवर्तन किया जाता है। देखो, प्लस का मतलब होता है वृद्धि और माइनस का मतलब होता है कमी। प्रश्न ने कहा 30% इंक्रीज है और 20% डिक्रीज है। प्लस का मीन्स क्या होगा? इंक्रीज, और माइनस का मीन्स क्या होगा? डिक्रीज। प्लस का मतलब वृद्धि है और माइनस का मतलब कमी है। तो 30% वृद्धि और 20% की कमी है। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? सुनिए, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ ये बताना है। और मैंने जब प्रतिशत के अंतर्गत आपको कमी वृद्धि से संबंधित 4 पॉइंट बढ़ाए थे, तो उसमें चौथा पॉइंट यही था कि अगर कमी और वृद्धि समान न आए तो हम कैसे प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रतिशत में अंतिम परिणाम में क्या प्रभाव पड़ा। तो मैंने आपको इसके लिए एक बहुत ही साधारण सी अप्रोच बताई थी, वो ये कि जब भी वृद्धि आए तो वृद्धि को हमेशा 100 में जोड़ के लिखना है, और कमी आए तो कमी को 100 में से घटा के लिखना है। भाग में 100 कम लगाओगे, ऊपर जितनी संख्याएं लिखी है बटा में 100 कम लिखोगे। तो प्रश्न ने कहा 30 की वृद्धि है तो क्या लिखेंगे? 130 गुणा कमी है 20 की, तो 100 में से 20 घटा के लिखोगे 80। वृद्धि को 100 में जोड़ के लिखना है, कमी को 100 में से घटा के लिखना है। जितनी बार मान दिए जाए उतनी बार जोड़ जोड़ के घटा घटा के गुणा में लिखते जाओगे। प्रश्न ने 2 बार वैल्यू दे रखी है, हमने 2 बार लिख दिया, 1 बार जोड़ के 1 बार घटा के। जितनी संख्याएं हमने लिखी है भाग में 100 लिखना है, 1 कम। हमने 2 संख्याएं लिखी है तो भाग में 100 1 ही बार लिखेंगे। अगर यहाँ 3 संख्याएं होती तो 2 बार 100 लिखते। सॉल्व कर दो। ऐसा क्यों करते हैं ये बहुत अच्छे से क्लास में समझाया है। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो। 13 का 8 से गुणा करो, 13 8 104। हमारा आंसर आ गया 104। जैसे ही आंसर आ गया तो अब हमें आंसर को ये देखना है कि वो मोर देन 100 है या लेस देन 100 है। आपको ये देखना है कि आपका जो उत्तर है वो 100 से ज़्यादा आया है या कम आया है। अगर आपका उत्तर हो 100 से ज़्यादा तो होगी वृद्धि, अगर उत्तर हो 100 से कम तो होगी कमी। 100 से जितना ज़्यादा आएगा वृद्धि भी उतनी होगी, और 100 से जितना कम आएगा उत्तर, कमी उतने की होगी। अब आपका जो उत्तर आया है वो 100 से ज़्यादा आया है कि कम आया है? तो 100 से ज़्यादा आया है, इसका मतलब वृद्धि होगी। और वृद्धि होगी तो कितने की? तो ये 100 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो 4% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। अब 4% की वृद्धि हो जाएगी तो हम इसको क्या लिखेंगे? वृद्धि को हमेशा पॉजिटिव सिंबल से लिखते हैं, तो प्लस का 4%। क्या लिखेंगे? प्लस 4%। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। हम इसको क्या लिखेंगे? प्लस का 4% लिखेंगे, क्योंकि वृद्धि है और वृद्धि को पॉजिटिव सिंबल से डिनोट करते हैं। वृद्धि है तो वृद्धि को हम प्लस की वैल्यू लिखते हैं, तो प्लस का 4% परिवर्तन क्या होगा? 4% वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है और अगले वर्ष में 5% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 7,980 हो तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में इसकी जनसंख्या क्या थी? और यह संगणक की परीक्षा में 2021 में आया हुआ प्रश्न है। जब मैंने जनसंख्या वाला पॉइंट करवाया था परसेंटेज में, तो बहुत अच्छे से एक अप्रोच बताई थी
कि जब भी जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन आए और उसमें प्रारंभिक जनसंख्या देकर आगे की जनसंख्या पूछे तो आप प्रश्न में क्या करोगे, वृद्धि को 100 में जोड़ के ऊपर लिखोगे और बटा में 100, कमी को 100 में से घटा के ऊपर लिखोगे, बटा में 100 लिखोगे और कैलकुलेशन कर देना। लेकिन अगर क्वेश्चन उल्टा आ जाए, उल्टे का मतलब है आगे की वैल्यू आपको दे रखी है और पीछे की वैल्यू पूछी जाए, तो आपको संख्याएं उल्टी लिखनी है। उल्टी का मतलब 100 को ऊपर लिखना है और वृद्धि को 100 में जोड़ के नीचे लिखना है, 100 को ऊपर लिखना है, कमी को 100 में से घटा के नीचे लिखना है, ये ध्यान रखना। तो जनसंख्या कितनी बता दी, 7980। पहले साल क्या हुआ, 5% की वृद्धि, तो उल्टा प्रश्न है, तो 100 को ऊपर और वृद्धि को 100 में जोड़ के नीचे। दूसरे साल क्या हुआ, 5% की कमी, तो 100 को ऊपर और कमी को 100 में से घटा के नीचे। हल कर दो, प्रारंभिक जनसंख्या आ जाती है। उसने 2 साल बाद की जनसंख्या दे रखी है, पहले की पूछिए, तो पहले की जनसंख्या पूछिए तो इन संख्याओं को उल्टा लिखेंगे, 100 को ऊपर लिखेंगे, वृद्धि को 100 में जोड़ के नीचे, 100 को ऊपर और कमी को 100 में से घटा के नीचे। वृद्धि को हमेशा 100 में जोड़ के लिखा जाता है और कमी को हमेशा 100 में से घटा के लिखा जाता है। अगर प्रश्न सीधा होता तो इन संख्याओं को हम पलट देते। कैलकुलेशन करेंगे तो सॉल्व कर लो। 21 से काट दो, 21 5 105 और 21 से काट दो, 21 तिया 63, कितने बच गए, 16, 168, 21 8 168, 5 से फिर काट दो, 19 से काट दो, 19 5 95 और 19 दूना 38, ये लो। 5 से काट दो, 5 चौके 20 और इसको 5 से काट दो, 20 5 100, तीनों का गुणा कर लो। 20 का 4 से गुणा करोगे 80, 80 का 100 से गुणा करोगे तो 2 जीरो आगे लगा दो, आंसर आ गया 8000। तो जनसंख्या क्या थी, 8000। प्रारंभ में इसकी जनसंख्या क्या थी, 8000। आपको इतनी सी कैलकुलेशन करनी है, कट करनी है संख्याओं को, और इतनी सी कैलकुलेशन करनी है आपको आती है। संख्याओं को कैसे कट करते हैं ये तो आप जानते होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस को। अगला प्रश्न देखिए, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी भारतीय हैं और 50% लड़कियां हैं। देखो, यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं तो गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं। 2 टाइप के कैंडिडेट हैं, एक तो है भारतीय और एक है गैर भारतीय। एक क्या है, गैर भारतीय। अब प्रश्न ने कहा 40% विद्यार्थी भारतीय हैं, तो भारतीय कितने हैं, 40, तो गैर भारतीय कितने हो जाएंगे, 60। अगर 100 कैंडिडेट हो तो 40 भारतीय हैं और गैर भारतीय कितने हो जाएंगे, 60। अब अगर लड़कियों की बात करें तो यहां मैं लिख देता हूं, इनमें से ये तो है कुल विद्यार्थी, ये तो क्या है, कुल विद्यार्थी, और इनमें से लड़कियां प्रश्न ने क्या कहा, टोटल कितनी होनी चाहिए, कुल लड़कियां। अब यहां पे कुल विद्यार्थी 40 और 60 कितने हो गए, 100 हो गए। प्रश्न ने कहा 50% लड़कियां हैं, तो 100 में से 50% यानी आधी लड़कियां हैं, तो 50 लड़कियां होनी चाहिए। लड़कियां होनी कितनी चाहिए, 50। अब प्रश्न ने कहा कि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं, तो 40 में से 25% यानी चौथा हिस्सा लड़कियों का है, तो लड़कियां हैं 10। अब टोटल लड़कियां हमारे पास 50 है, 10 भारतीय हैं, तो 40 क्या हो जाएगी, गैर भारतीय। अब अगर लड़कों की बात करें तो लड़के देखिए, 40 टोटल विद्यार्थी हैं, इसमें से 10 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे, 30। 60 विद्यार्थी हैं, 60 में से 40 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे, 20। अब प्रश्न ने क्या पूछा है, गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत लड़के हैं, तो गैर भारतीय विद्यार्थियों में लड़के हैं कितने, 20। कितना प्रतिशत है किसका, कुल का, तो ये 20 60 का कितना प्रतिशत है, तो 20 60 का कितना प्रतिशत है। कौन किसका कितना प्रतिशत है ये ज्ञात करना मैंने आपको सिखाया है। 20 60 का, जिसके साथ का लग जाता है वो संख्या नीचे आती है, जिसका प्रतिशत ज्ञात करना है वो ऊपर, और गुणा में 100। 0 से 0 काट दो, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 100 में 3 का भाग दोगे तो 33 या 99, शेष बच गया 1/3%। आंसर आ जाएगा 33 से ही 1/3%, और 33 से ही 1/3 का मतलब होता है 33.33%। ये एक आवर्ती ऐशान दशमलव भिन्न होती है, तो 33.33 लिख सकते हो, 33 से ही 1/3 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 2021 में EPFO के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आ रही होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। RS प्री में पूछा गया है 2018 में। एक छोटे शहर की जनसंख्या 9,26,100 है। यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी।
2 वर्ष पूर्व का मतलब 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी। अब आगे की जनसंख्या दे रखी है, 2 साल पहले की पूछी है, तो उल्टा प्रश्न है। तो 9,26,100। अब हर साल 5% की दर से बढ़ेगी, तो पहले साल 100 ऊपर और वृद्धि को 100 में जोड़ के नीचे, तो 100/105। दूसरे साल फिर 5% बढ़ेगी, तो 100 ऊपर और 100 में वृद्धि को जोड़ के नीचे 105। सॉल्व कर दो, 2 साल पहले की जनसंख्या आ जाएगी। सॉल्व करोगे तो 21 5 105, 21 से काट दो, 21 चौके 84 और बच गए 8 86, 21 चौके 84 बच गए 2, 21 एकम 21, ये लो 44,100। अब 21 से फिर काट दो, 21 5 105, 21 दूना 42, 2 21 एकम 21, ये लो 2100। सॉल्व करोगे तो 5 से फिर काट दो, 5 चौके 20 बच गया 1 10, 5 दूनी 10, 420। फिर 5 से काट दो, 8 5 40 और 5 चौके 20, 84। 84 का 100 गुणा 100 से गुणा कर दो, तो 84 का 100 से गुणा करोगे 00, इस 100 से गुणा करोगे 00, तो 8,40,000। तो ऑप्शन नंबर 2, 8,40,000, ये आपकी जनसंख्या आ गई। तो 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी? 8,40,000। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ रही होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो कर सकते हो। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन, आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।